गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। बच्चों, आप क्लास 9th ज्योग्राफी लेसन नंबर 4 क्लाइमेट जलवायु के बारे में पढ़ रहे हैं। आज की क्लास में आप भारतीय मानसून के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, आप जानते हैं कि मानसून अरबी भाषा का शब्द है और अरब सागर में बहने वाली मौसमी हवाओं के लिए अरब के नाविकों ने इस शब्द का प्रयोग किया था। उन्होंने देखा कि ये हवाएं जून से सितंबर के गर्मी के दिनों में दक्षिण पश्चिम दिशा से और नवंबर से मार्च के सर्दी के दिनों में उत्तर पूर्व दिशा से बहती हैं। तो एक प्रकार से देखा जाए तो अरब के नाविकों ने ही इस तरह के पवनों के उत्क्रमण की पहचान की थी। और आपको इस टॉपिक में ये जानना है कि भारतीय मानसून बनता कैसे है, यानी वो कौन सी परिस्थितियां होती हैं जिसके कारण भारत में मानसूनी वर्षा होती है, यानी मानसून आता है और उससे बारिश होती है। तो मानसून का प्रभाव, सबसे पहले जान लीजिए कि मानसून का प्रभाव उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में लगभग 20 डिग्री उत्तर एवं 20 डिग्री दक्षिण के बीच में रहता है। और भारत का मानसून कैसे बनता है, तो आप इसको समझने के लिए ध्यान से कुछ प्रमुख तथ्यों को समझने का प्रयास करें, तब आपको समझ में आएगा कि किस तरह से मानसून आपके देश में आता है, किन परिस्थितियों में अच्छी बारिश होती है और किन परिस्थितियों में मानसून कमज़ोर हो जाता है और अच्छी बारिश नहीं होती है। तो सबसे पहला तथ्य क्या है कि स्थल तथा जल के गर्म और ठंडे होने का जो स्वभाव है वो विभेदी है, यानी बिल्कुल विपरीत है। और आप जानते हैं कि स्थल जल्दी से गर्म होता है तो जल्दी से ठंडा भी हो जाता है, जबकि जल जो है देर से गर्म होता है तो देर से ठंडा भी हो जाता है। और इसी कारण से भारत के स्थल भाग पर निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है, जबकि इसके आसपास के समुद्रों के ऊपर उच्च दाब का क्षेत्र बनता है। यहाँ पर आपको फिर से मैं एक बात दोहरा दूँ कि पवनें हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती हैं। तो पहला आपने तथ्य क्या जाना कि स्थल तथा जल के गर्म होने एवं ठंडे होने का स्वभाव बिल्कुल विपरीत है। दूसरा तथ्य क्या है, ग्रीष्म ऋतु के दिनों में अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन की स्थिति गंगा के मैदान की ओर खिसक जाती है। यह विषुवतीय गर्त कहलाता है या होता है, जो प्रायः विषुवत वृत्त से 5 डिग्री उत्तर में स्थित होता है और इसे मानसून ऋतु में मानसून गर्त के भी नाम से जाना जाता है। तो बच्चों, आपको पता है कि ग्रीष्म ऋतु में उत्तर भारत बहुत अधिक गर्म हो जाता है और गर्म होने के कारण जो है कि निम्न वायुदाब का जो गर्त, जो कि विषुवत वृत्त के पास होता है, वह खिसक कर उत्तर भारत में पहुंच जाता है। तो स्वाभाविक है कि जो निम्न वायुदाब का गर्त, जिसको विषुवतीय गर्त कहते हैं आप, वह गर्त बन जाने के कारण से जो पवनें हैं वो महासागरों से स्थल की ओर आकर्षित होती हैं, यानी चलने लगती हैं। तीसरा तथ्य समझिए कि हिंद महासागर में मेडागास्कर के पूर्व लगभग 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश के ऊपर उच्च वायुदाब वाला क्षेत्र होता है और इस उच्च दाब वाले क्षेत्र की स्थिति एवं तीव्रता
भारतीय मानसून को प्रभावित करती है। यानी कि जब यहाँ उच्च वायु का दाब होगा तो भारत में मानसून तीव्रता से आएगा। अब आपको मैं मानचित्र में दिखा दे रहा हूँ कि मेडागास्कर देखिए, ये है, यहाँ पर है, और यहाँ उच्च वायु का दाब होगा तो पवनें जो है क्या होगा, भारत की ओर आकर्षित होंगी, इधर से तेज़ी से आपके देश की ओर आकर्षित होंगी। लेकिन यदि यहीं पर जो है निम्न वायुदाब का क्षेत्र हो गया तो ये पवनें जो है आपके देश में उतनी तेज़ी से नहीं जाएंगी, उनकी स्पीड, उनकी गति जो है मंद पड़ जाएगी। अब इसको समझने के लिए और प्रक्रियाओं को भी समझिए आप कि ग्रीष्म ऋतु में तिब्बत का पठार बहुत अधिक गर्म हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप पठार के ऊपर समुद्र तल से लगभग 9 किलोमीटर की ऊंचाई पर तीव्र ऊर्ध्वाधर वर्टिकल वायुधाराएं एवं उच्च दाब का निर्माण हो जाता है। जब वो वर्टिकल वायुधाराएं चलेंगी ऊपर से नीचे की ओर, तो स्वाभाविक जब ऊपर से नीचे आएंगी वायुधाराएं तो उस जगह पर वायु का दाब अधिक हो जाएगा। अगली परिस्थिति को समझिए कि ग्रीष्म ऋतु में हिमालय के उत्तर पश्चिम जेट धाराओं का, जो कि मैंने आपको पहले बताया था कि जेट धाराएं क्या होती हैं, तो जेट धाराओं का तथा भारतीय प्रायद्वीप के ऊपर उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट धाराओं का प्रभाव होता है। देखिए बच्चों, आपको यहाँ पर एक शब्द जो कि मैंने आपको पहले बता दिया कि अंतः उष्णकटिबंधीय क्षेत्र क्या होता है। तो यह क्षेत्र जो है विषुवतीय अक्षांशों में विस्तृत गर्त एवं निम्न दाब का क्षेत्र होता है। यहीं पर उत्तर पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें आपस में मिलती हैं। यह अभिसरण क्षेत्र विषुवतीय वृत्त के लगभग समांतर होता है, लेकिन सूर्य की आभासी गति के कारण यह उत्तर या दक्षिण की ओर खिसकता रहता है। यानी जब सूर्य उत्तरायण में होगा तो वह जो है आपके देश में खिसक कर हो जाएगा, और दक्षिणायन होगा तो वह जो है दक्षिण में खिसकते हुए पुनः जो है विषुवत वृत्त को पार करके मकर रेखा की ओर हो जाएगा। तो जो सूर्य की आभासी गति है, एक समय में वह जो है उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पर सीधा चमकेगा, तो दूसरे समय में जो है दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर सीधा चमकेगा। तो यह जो निम्न वायुदाब का क्षेत्र है, यह सूर्य के आभासी गति के कारण से उत्तर गोलार्ध या दक्षिण गोलार्ध में खिसकता रहता है। तो ग्रीष्म ऋतु में सूर्य की स्थिति जो है कर्क रेखा पर होती है, इसलिए यह जो निम्न वायुदाब का क्षेत्र है यह कर्क रेखा यानी लगभग आपके देश के बीचों बीच उत्तर भारत में बन जाता है। फिर इसके बाद और भी परिस्थितियां हैं और भी तथ्य हैं जिनको आपको समझना है। इसके अतिरिक्त दक्षिण महासागरों के ऊपर दाब की अवस्थाओं में परिवर्तन भी मानसून को प्रभावित करता है, और सामान्यतः जब दक्षिणी प्रशांत महासागर के उष्णकटिबंधीय पूर्वी भाग में उच्च वायुदाब होता है, तब हिंद महासागर के उष्णकटिबंधीय पूर्वी भाग में निम्न वायुदाब होता है। लेकिन कुछ विशेष वर्षों में वायुदाब की यह स्थिति विपरीत हो जाती है स्वतः प्राकृतिक रूप से, तथा पूर्वी प्रशांत महासागर के ऊपर हिंद महासागर की तुलना में निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है। अब इसका असर क्या होगा कि जो हवाएं हिंद महासागर से आपके देश की ओर आनी चाहिए वो हवाएं जो है कमज़ोर हो जाती हैं और पूर्वी प्रशांत महासागर की ओर चलने लगती हैं। तो दाब की अवस्था में इस नियतकालीन परिवर्तन को दक्षिणी दोलन के नाम से जाना जाता है। अब दो स्थान है, देखिए उसको भी ध्यान से समझ लीजिए। डार्विन उत्तरी ऑस्ट्रेलिया जो कि हिंद महासागर में है, और ताहिती जो कि प्रशांत महासागर में है। तो डार्विन और ताहिती के दाब के अंतर की गणना मानसून की तीव्रता के पूर्वानुमान के लिए की जाती है। अगर दाब का अंतर ऋणात्मक है तो इसका अर्थ है कि औसत से कम
तथा विलंब से मानसून आएगा। और यहाँ पर ऐसा क्यों होता है, इसका भी कारण जो है आप समझ लीजिए कि ऐसा होता क्यों है। तो एक शब्द है एल नीनो। एल नीनो जो है दक्षिणी दोलन से जुड़ा हुआ एक लक्षण है। और एल नीनो क्या है, एक गर्म समुद्री जलधारा है जो कि पेरू की ठंडी धारा के स्थान पर प्रत्येक 2 या 5 वर्ष के अंतराल में पेरू तट से होकर बहती है। और दाब की अवस्था में परिवर्तन का संबंध एल नीनो से है। और इसीलिए इस परिघटना को, यानी जो दक्षिणी दोलन की परिघटना है, उसको एंसो एल नीनो दक्षिणी दोलन के नाम से जाना जाता है। तो एल नीनो क्या है? एल नीनो स्पेनिश शब्द है जिसका अर्थ होता है बच्चा, तथा जो कि बेबी क्राइस्ट को व्यक्त करता है, क्योंकि यह धारा क्रिसमस के समय बहना शुरू करती है। एल नीनो की उपस्थिति समुद्र की सतह के तापमान को बढ़ा देती है तथा उस क्षेत्र में व्यापारिक पवनों को शिथिल कर देती है। तो स्वाभाविक है कि जब प्रशांत महासागर में एल नीनो की धारा चलेगी तो वहाँ का तापमान जो है कि बढ़ जाएगा। तो तापमान जब बढ़ जाएगा तो वहाँ वायु का दाब कम हो जाएगा, और जब कम हो जाएगा तो हिंद महासागर से हवाएं जो है उधर की ओर चलने लगेंगी। तो आपके देश में उन हवाओं का प्रभाव कम हो जाएगा। यानी जो हवा आपके देश में आनी चाहिए, भारत में आनी चाहिए, वह हवा जो है प्रशांत महासागर की ओर निम्न दाब के बनने के कारण से कमज़ोर पड़ जाता है, यानी उधर की ओर हवाएं चलने लगती हैं। अब आप आगे नेक्स्ट टॉपिक पर आइए। इन जो आपको बताई गई परिस्थितियाँ उसको फिर से एक बार आप फिर से बुक में पढ़ेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। मानसून का आगमन एवं वापसी। तो आपके देश में मानसून का आगमन कब और कैसे होता है, और वापसी कब और कैसे तथा क्यों होती है, ये भी आप इसमें समझेंगे। तो सबसे पहले जानिए कि व्यापारिक पवनों के विपरीत मानसूनी पवनें नियमित नहीं हैं। यानी मानसूनी पवनें हमेशा अनिश्चितताओं से भरी होती हैं। मानसून एक प्रकार से इतना ज़्यादा अनिश्चित होता है कि उसके बारे में फोरकास्ट करना, पूर्वानुमान भी लगाना बहुत मुश्किल होता है। तो उष्णकटिबंधीय समुद्रों के ऊपर प्रवाह के दौरान ये विभिन्न वायुमंडलीय अवस्थाओं से प्रभावित होती हैं। अब आपके देश में मानसून का समय जून के आरंभ से लेकर मध्य सितंबर तक, यानी 100 से 120 दिनों के बीच होता है, जिसको आप वर्षा ऋतु कहते हैं। और बच्चों, आपको ये भी जानना चाहिए कि आपके देश की सबसे बड़ी ऋतु वर्षा ऋतु ही है। अब 100 से 120 दिनों का मतलब क्या हुआ कि 3.5-4 महीने के आसपास हो गया। और दूसरी ऐसी कोई ऋतु ही नहीं है भारत में कि जो कि 3.5-4 महीने का हो। तो इसके आगमन के समय सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है और लगातार कई दिनों तक वर्षा चलती रहती है। इस परिस्थिति को मानसून प्रस्फोट, यानी मानसून का फटना कहते हैं, बर्स्ट ऑफ मानसून कहा जाता है, तथा इसे मानसून पूर्व बौछारों से पृथक किया जा सकता है। सामान्यतः जून के प्रथम सप्ताह में मानसून भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिणी छोर से प्रवेश करता है। इसके बाद यह 2 भागों में बढ़ जाता है, क्योंकि जो प्रायद्वीपीय भारत है उसको आप फिर से नक्शे पर देख सकते हैं कि जो प्रायद्वीपीय भारत है, यह जो हिस्सा है, यह मानसून को 2 हिस्सों में बांट देता है। एक हिस्सा जो है कि अरब सागर, मानसून की अरब सागर शाखा कहलाती है, और दूसरा हिस्सा जो है बंगाल की खाड़ी शाखा कहलाती है। तो स्वाभाविक है कि जो ये आपका प्रायद्वीपीय भारत है, ये मानसून को 2 भागों में बांटता है, जिसके कारण मानसून 2 शाखाओं में बढ़ जाता है। तो
अरब सागर शाखा जो है वो लगभग 10 दिन बाद 10 जून के आसपास मुंबई पहुंचती है। यह एक तीव्र प्रगति है। बंगाल की खाड़ी शाखा भी तीव्रता से आगे की ओर बढ़ती है तथा जून के प्रथम सप्ताह में असम पहुंच जाती है। ऊंचे पर्वतों के कारण मानसून पवनें पश्चिम में गंगा के मैदान की ओर मुड़ जाती हैं और मध्य जून तक अरब सागर शाखा सौराष्ट्र, कच्छ एवं देश के मध्य भाग में पहुंच जाती है। अरब सागर शाखा एवं बंगाल की खाड़ी शाखा दोनों गंगा के मैदान के उत्तर पश्चिम भाग में आपस में मिल जाती हैं और फिर पूरे देश में फैल करके वर्षा करती हैं। दिल्ली में मानसूनी वर्षा बंगाल की खाड़ी शाखा से जून के अंतिम सप्ताह यानी लगभग 29 जून तक होती है और जुलाई के प्रथम सप्ताह तक मानसून पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा तथा पूर्वी राजस्थान में पहुंच जाता है। मध्य जुलाई तक मानसून हिमाचल प्रदेश एवं देश के शेष हिस्सों में पहुंच जाता है। अब मानसून की वापसी की भी बात कर लेते हैं कि इसकी वापसी भी एक क्रमिक प्रक्रिया है जो कि उत्तर भारत के उत्तर पश्चिम राज्यों से सितंबर से प्रारंभ हो जाती है और मध्य अक्टूबर तक मानसून प्रायद्वीप के उत्तरी भाग से पूरी तरह से हट जाता है। अब प्रायद्वीप के दक्षिणी आधे भाग में वापसी की गति और तीव्र हो जाती है और दिसंबर के प्रारंभ तक देश के शेष भाग से मानसून की वापसी हो जाती है। अब ध्यान रहे कि ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा सूर्य की आभासी गति के कारण से होता है। जब तक सूर्य की आभासी गति कर्क रेखा पर होती है तब तक मानसून जो है उत्तर भारत में वर्षा करता है और जैसे जैसे जो है कि समय बीतता है और मानसून जो है पीछे की ओर हटता है तो इसका मतलब ये हुआ कि सूर्य भी जो है अब उत्तरायण से दक्षिणायन हो रहा है और सूर्य की आभासी गति से ही मानसून आपके देश से चला जाता है। द्वीपों पर मानसून की सबसे पहली बारिश होती है, ये आपको याद रखना है। यह क्रमशः दक्षिण से उत्तर की ओर अप्रैल के अंतिम सप्ताह से लेकर मई के प्रथम सप्ताह तक होती है। मानसून की वापसी भी क्रमशः दिसंबर के प्रथम सप्ताह से जनवरी के प्रथम सप्ताह तक उत्तर से दक्षिण की ओर होती है। इस समय देश का शेष भाग शीत ऋतु के प्रभाव में हो जाता है। बच्चों, जब हम आपको ऋतुओं के बारे में कल पढ़ाएंगे तो आप इस चीज़ को और ज़्यादा जो है स्पष्ट तरीके से समझ पाएंगे इस घटना को, और हम एक एक ऋतुओं के बारे में आपको कल की कक्षा में बताएंगे और जो आज की टॉपिक है उसको भी लिंक करके समझाएंगे। तो तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। सभी बच्चे जो है अपना होमवर्क समय से पूरा करते रहें। थैंक यू वंस अगेन।